Good morning to everyone. My voice is audible. क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, नाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? और फैमिली मेंबर सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भाई जोरदार तरीके से चल रही है। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बस आपकी कृपा है। भाई आप सभी लोग अपना थोड़ा ध्यान रखें, आपको पता है पैंडेमिक सिचुएशन है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई बाद में हो जाएगी, हेल्थ का आप लोग पूरा प्रॉपर ध्यान रखें। जान है तो जहान है। क्लियर? एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितने आवर्स सोना चाहिए। देखो मैं ये समझता हूं कि अगर आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया आपको नींद तो प्रॉपर लेनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से आपको कम से कम 6 to 7 आवर्स तो सोना ही चाहिए। मतलब जो भी टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो भैया नींद तो पूरी लेते हैं, इतना तो लेना ही है। ठीक है, ये मिनिमम है। सर मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम आप 7 to 8 आवर्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोना है, कुंभकर्ण नहीं बनने का। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब तक आप जागते हैं तब तक आप अपनी टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो फर्क क्या होता है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक वो स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो जब तक नींद लेता है तो प्रॉपर नींद लेता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता, और जब वो जागता है तो टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करता है, क्लासेस अटेंड करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, रिवीजन करता है। एक गरीब बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर उसे 6 से 7 घंटे सोना है तो वो अपने 2 आवर्स तो ऐसे ही वेस्ट कर देता है टाइम पास में। कैसे? कि नींद नहीं आ रही, लेट गए भाई साहब, लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं, ख्वाबों में खोए हुए हैं। अब ये पता नहीं ख्वाबों में कौन है। 2 घंटे तक लेटे रहे, ऐसे ही टाइम पास करते रहे। क्या करते रहे? टाइम पास। इसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। अब ये नहीं करने का। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे सोना है और नींद नहीं आ रही है तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? मेरे पास है इसका इलाज और मैं आपको बता रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही और आपको सोना चाहिए और आप बेड पर लेट चुके हैं। अब आप कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी आप अपनी करवटें बदल रहे हैं, कभी इधर उधर बातें कर रहे हैं और आप ऐसे करके अपनी लाइफ के बहुत कीमती 120 मिनट मिनिमम कम से कम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जब भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करें? आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है या 1-2 दिन में जो कुछ भी पढ़ा है, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी एक सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिमाइंड करना शुरू करें। जो भी सर ने बातें बताई थी, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उसके बारे में एक बार सोचना शुरू करें। गारंटी से बता रहा हूं भाई साहब, 5 मिनट के अंदर ही तुम्हें नींद आ जाएगी। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं। जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। दिस इज द वे टू यूटिलाइज द टाइम, और बचे हुए टाइम को प्रॉपर तरीके से होमवर्क करने में यूटिलाइज करें। ठीक है भाई? एक भाई साहब पूछ रहे हैं क्या चिंटू आज भी पिटेगा? अब देखते हैं भाई आज चिंटू के किस तरीके के सवाल रहेंगे। कुछ स्टूडेंट तो इमोशनल ही हो गए, कह रहे कि सर आप चिंटू की जगह मेरा नाम ले लो। ठीक है, देखो भाई चिंटू तो एक चीज, एक काल्पनिक नाम है जिससे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप इतना इमोशनल ना हो। ठीक है, तो देखिए आज का होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। सबसे पहले हमें पढ़ाई शुरू करनी है।
एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद आपको करना है रिवीजन। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम 7 से 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स, ये सेल्फ स्टडी के आवर्स होने चाहिए आपके, जिसमें आप होमवर्क भी करते हैं और साथ ही साथ आप रिवीजन भी करते हैं। क्लियर है भाई? मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? क्यों मेरे भाई? देखो यहाँ पे कन्याएं भी होंगी, तो कन्याओं को लगता होगा यार सर हमें इज्जत तो देते नहीं है, बस भाई भाई बोलते रहते हैं, बहन तो कभी बोलते ही नहीं। एक्चुअली में भाई जो है इट्स अ कोड वर्ड है ना, ये सभी पे लागू होता है, चाहे वो कन्याएं हो या भाई बंधु हो। अब भाई क्या है ना, ये बोलने की आदत इसलिए पड़ गई क्योंकि कोटा में अगर होते तो ये बात तुम्हें समझ में आ जाती। कोटा फैक्ट्री देखे हो? कोटा फैक्ट्री एक सीरीज है, शायद आप लोगों ने देखी हो या नाम सुना हो। ठीक है, तो कोटा फैक्ट्री में एक जीतू भैया करके हुआ करते थे, जीतू भैया। तो यहाँ क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपन को जीतू भैया कह के बुलाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो भाई भाई नाम पड़ गया, तो लोग सर तो कम बोलते थे क्लास में, ज्यादातर लोग भाई भाई के नाम से बुलाया करते थे। तो अब उनसे सुन सुन करके मुझे भी यही आदत पड़ गई है कि भाई भाई भाई, है ना। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो भाई कोई नाराज ना हो, भाई इज अ कोड वर्ड, इट इज वैलिड फॉर ऑल, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, इसलिए दिल पे ना ले, बस फीलिंग्स को समझे भाई। ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करें। अब भाई लोगों के अलग अलग शौक होते हैं अपने आप को रिफ्रेश कराने के लिए। रिफ्रेशमेंट के लिए अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो आप गाने सुने, ठीक है। अगर आपको वॉक करने का शौक है तो वॉक करें, आपकी जो भी हॉबी है अगर उसको आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए उस हॉबी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइप वाइप करना बंद करें, शुरुआत की जाए। आम चर्चा हो चुकी है। हाँ, कल एक क्वेश्चन दिया था जनाब होमवर्क में, कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन पर। क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर डी और ई नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया एक एक पॉइंट ध्यान से सुने। देखें यहाँ पर ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये यहाँ पे 6 क्या है जनाब? ये 6 क्या है? ये उस वेक्टर का x कंपोनेंट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये 3 क्या है? 3 ये y कंपोनेंट है, लेकिन ये y कंपोनेंट अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पर ये एक वेक्टर दिया हुआ है और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस वेक्टर के पास x कंपोनेंट भी है जनाब, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी। क्या ये वेक्टर xy प्लेन में है या 3D प्लेन में है? क्या ये वेक्टर xy प्लेन में है या 3D प्लेन में है? ये बात आपको कैसे चमक गई? क्या आपको ये बात चमक रही है? क्योंकि आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इस वेक्टर के पास z कंपोनेंट भी है। अगर z कंपोनेंट भी है तो ये वेक्टर 3D प्लेन में होगा। बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, ये है क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कल आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो बेसिक स्टेप बताओ जल्दी से, क्या हुआ करता था? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ करता था? ए ऑप्शन करने जा रहे हैं, फटाफट से देखिएगा। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जैसे ही हमने ये एक्सप्रेशन लिखा तो चिंटू भैया सुबह सुबह उठ के आए थे, नहा धो करके आए नहीं थे,
तो उनको लगा आज तो मार पड़ सकती है, तो सोचा थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया बना लिया जाए। तो चिंटू भैया ने एकदम से बोला कि सर आपने गलत लिखा है, गलत लिखा है। मैंने कहा क्यों? कि सर यहाँ पे 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। चिंटू भैया ने सवाल पूछा, एकदम से उनको लगा बढ़िया सवाल पूछे हैं, आज तो इज्जत मिलेगी फुल। उनने कहा कि सर यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे भी -3 आएगा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा अगर मन -3 लिखने का हो रहा है तो लिख लो, लेकिन तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। लेकिन सही तरीका तो यही है कि यहाँ पे सिर्फ हमें 3 लिखना चाहिए। माइनस तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन अगर तुम माइनस लिख भी दिए तो तुम्हारे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। और वैसे लॉजिकली माइनस लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ में माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। चिंटू भैया को ये बात समझ में आ गई और चुपचाप से कुछ बोले बिना बैठ गए। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये √49 बन जाता है शायद। तो यहां से ये वैल्यू आपकी जो है दिस इज 7, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 7 यूनिट। क्लियर? ये था ए पार्ट। बी पार्ट पर आते हैं जनाब। बी पार्ट में क्या पूछा है? आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है? ये वो यूनिट वेक्टर है जो आर के अलोंग है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आता है? द यूनिट वेक्टर इज द आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। सवाल को समझे, क्या हम ये पहले भी कर चुके हैं? जब ये वेक्टर XY प्लेन में होता था तब भी क्या हम ऐसे सवाल सॉल्व कर चुके हैं? बहुत बढ़िया। क्या आपको आर वेक्टर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। जल्दी से लिखें एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे? 6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। ये तो आर वेक्टर हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है आर वेक्टर और ये है आर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में, दैट इज 7। क्लियर? अब यहां से आपके पास 6/7 i कैप -3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप, ये आपके पास आ चुका है। बहुत सिंपल सी चीज है, वही सब कुछ सेम चल रहा है। अगला पार्ट सी पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जना। एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x, y एंड z एक्सिस। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर आपने कल मेरी बातों को ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको वहां पे एक बात बताई थी कि देखो जो आर एक्स कंपोनेंट होता है, आर एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, इसको बराबर हम लिखते हैं आर कॉस अल्फा के। यहाँ पे अल्फा क्या था? यहाँ पर अल्फा क्या था? अल्फा था वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ था। तो एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को देख करके तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर इस आर को डिवाइड कर दें तो बताओ यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा तरीका, एक्स कंपोनेंट अपॉन आर। एक्स कंपोनेंट अपॉन आर, क्वेश्चन खत्म, चूरन क्वेश्चन है। क्या आपको एक्स कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है? 6। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू क्या लिखेंगे? 6 डिवाइडेड बाय आर। इसी को अगर इनवर्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अल्फा बराबर लिखेंगे आप cos इनवर्स ऑफ 6/7। ये है एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली अब आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ cos बीटा की वैल्यू क्या हुआ करती थी? cos बीटा की वैल्यू क्या हुआ करती थी? क्या ry अपॉन आर लिखेंगे? क्या y कंपोनेंट आपको पता है? y कंपोनेंट कितना है जनाब? -3 डिवाइडेड बाय r, और r की वैल्यू कितनी है? 7। -3/7। माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि एंगल आप देख रहे हैं पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ -3/7। क्लियर? इसी तरीके आपको ये समझ में आ रहा है, आप इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 6/7 और 3/7 कोई आपके पास नोन वैल्यूज नहीं है, कोई आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। और सिमिलरली इसी तरीके से आप cos गामा की वैल्यू लिख देंगे। cos गामा की वैल्यू क्या थी? RZ अपॉन R, मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/7। मतलब यहां से गामा की जो वैल्यू है ये आ गई cos इनवर्स ऑफ 2/7। क्लियर? आपको एक और बात समझ आ गई होगी,
ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मेरे भाई एक नाम था। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मेरे भाई एक नाम था, क्या आपको याद है? डायरेक्शन कोसाइन, क्या नाम था भाई? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द वाई एक्सिस एंड द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द जेड एक्सिस। यहां तक तो सभी से हो गया होगा, ठीक है, यहां तक तो सभी से हो गया होगा। ये यहाँ पे आर्यन बोल रहे हैं कि आपने सर यहाँ पे साइन फंक्शन क्यों नहीं लिया? बेटा ये वेक्टर 3D प्लेन में है, ये वेक्टर 3D प्लेन में है, इस बात को समझें। और यहाँ पे जो बीटा है वो एंगल इसका वाई एक्सिस के साथ है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुना करें, ठीक है, और दोबारा से लेक्चर देख लिया करें अगर कोई चीज आपसे मिस हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका दो पार्ट और बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? प्रोजेक्शन अलोंग द वाईजेड प्लेन और एक्सजेड प्लेन। एक बात बताओ मुझे, आर वेक्टर बराबर आपका लिखा हुआ था 6i कैप माइनस के 3j कैप प्लस 2k कैप। पहले मैं ये बताऊंगा कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके बाद इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। आपसे जैसे पहले वाले डी पार्ट में आपसे पूछा है कि प्रोजेक्शन अलोंग द वाईजेड प्लेन बताओ। वाईजेड प्लेन में एक बात बताओ, अगर वाईजेड प्लेन की बात कर रहा हूं तो वाईजेड प्लेन में क्या जीरो होगा? वाईजेड प्लेन में क्या जीरो होगा? क्या एक्स जीरो होगा? तो देखना ध्यान से, अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछ लेता, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, क्या सॉरी एक्स वाई नहीं, कौन सा प्लेन है ये? इन वाई जेड प्लेन, प्रोजेक्शन वेक्टर इन वाई जेड प्लेन। तो अपन पता है क्या करते हैं, यहाँ पे वाई और जेड लिखा हुआ है, तो वाई और जेड को इज्जत मिलेगी और एक्स को इज्जत नहीं मिलेगी। मतलब एक्स को कर दो जीरो, मतलब एक्स कंपोनेंट को कर दो जीरो, तो आपके पास जो प्रोजेक्शन वेक्टर बचा, अगर इसको जीरो कर दोगे तो क्या बचेगा? माइनस के 3j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर इन वाईजेड प्लेन। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, जैसे यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है प्रोजेक्शन अलोंग द वाईजेड प्लेन, तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर क्या लिखोगे? अब ये आपको समझ में आ गया होगा। वाईजेड प्लेन में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लिखोगे? आपके सामने ये वेक्टर आ चुका है, क्या आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से वैल्यू आ जाएगी √13। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से सिमिलरली अब आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। पहले सवाल को करना सीखें, बाद में बताऊंगा कि प्रोजेक्शन का लॉजिक क्या होता है, इसका नाम प्रोजेक्शन क्यों पड़ा। पहले सवाल को करना सीखें। अब आप सीख चुके हैं, आपसे क्या पूछा? प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में क्या जीरो होता है? अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूं तो क्या जीरो होता है? क्या वाई जीरो होता है? तो अगर मैं प्रोजेक्शन वेक्टर लिख रहा हूं तो देखिएगा कैसे लिखेंगे आप। प्रोजेक्शन वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन, जल्दी से लिख दें भाई। एक्स जेड प्लेन में लिखने का मतलब है कि इस आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट जीरो कर दो, इस आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट जीरो कर दो। तो अगर वाई कंपोनेंट जीरो कर दोगे तो ये वेक्टर आपके पास बन जाएगा 6i कैप प्लस 2k कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर, क्या आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है? इन एक्स जेड प्लेन जल्दी से बताएं इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से ये वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी भाई? √40। बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मतलब यहां पर इसका आंसर पूछा गया था प्रोजेक्शन अलोंग द वाईजेड प्लेन। क्या हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं? प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स जेड प्लेन, क्या हमारे पास ये वैल्यू आ गई है? चलिए, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना भाई? हाँ,
तो देखो ये तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर की लेंथ हम निकाल सकते हैं। जो प्लेन बोला गया है उस प्लेन में बोला जाए, उसके अलावा आप सबको जीरो कर दो, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा हो प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि यू हैव टू कैलकुलेट ओनली मैग्नीट्यूड। आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ये त्रित गणेश क्यों बोल रहे हैं, अनम्यूट करो बेटा, मैं तो अनम्यूट हूं। हाँ, अब जैसे ही ये हमारी बात खत्म हुई तो इतनी देर में चिंटू भैया ने कहा कि चलो अब सर से थोड़ा अच्छा सवाल पूछा जाए, इज्जत की बात है, इतनी बार बेइज्जती हो चुकी है। तो सर उसने बोला कि सर मुझे ये प्रोजेक्शन का फील नहीं आ रहा है। सवाल सुनिएगा, मुझे इस प्रोजेक्शन का फील नहीं आ रहा है, क्या आप प्रोजेक्शन का फील दिला सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दिलाएंगे। मैंने कहा जरा ध्यान से देखना, मान लो ये आर वेक्टर जो है ये कोई पोल है, पोल समझते हो, बिजली वाला पोल है, और वो इस तरीके से हवा में थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, 3D में आ गया, तूफान आंधी बहुत आ रहा है, साइक्लोन चल रहा है भाई। तो मान लो ये 3D में इस तरीके से है वेक्टर, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला प्लेन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है बेटा, ये कौन सा प्लेन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ? क्या ये एक्स जेड प्लेन दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये आपको एक्स जेड प्लेन दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखना, सपोज तुम्हारे पास है एक टॉर्च, अब तुम मान लो यहां से टॉर्च से लाइट फॉल करो इस तरीके से, तो क्या होगा? क्या इस पोल का शैडो बनेगा? क्या इस पोल का यहाँ पे शैडो बनेगा? और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वो शैडो कैसा होगा, तो आप देखकर ही बता सकते हैं, समझदार लोग हैं, क्या वो शैडो ऐसा होगा? तो ये जो आपको शैडो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये क्या है एक्चुअली में, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन। मैंने क्या बोला, क्या है ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन। मतलब इस वेक्टर का मैंने वो प्रोजेक्शन निकाल दिया जो प्रोजेक्शन किस प्लेन में था, एक्स जेड प्लेन में था। अगर अब आपसे कोई इसका वेक्टर का बात यही पूछ ले कि सर ये बताओ ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, अब ये कौन सा वेक्टर है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये आर जेड वेक्टर है, ये वाला, क्या ये आपको आर जेड वेक्टर दिख रहा है क्योंकि जेड एक्सिस के अलावा, और ये आपको आर एक्स दिखाई दे रहा है। तो देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे वेक्टर बना रहा हूं, ये जो वेक्टर बनाया ये है आर एक्स, और ये जो वेक्टर बनाया उल्टा लिख दिया ये है आर जेड, और ये जो वेक्टर बनाया ये है आपका आर एक्स। तो इस ट्रायंगल को देखना मेरे भाई, क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? क्या ये तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे भाई? इस ट्रायंगल में आपके पास तीन वेक्टर हैं, एक ये वाला जो कि उस शैडो की लेंथ है, जो कि उस शैडो की लेंथ है, और एक आपको आर जेड और आर एक्स दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने ट्रायंगल रूल पढ़ा था मेरे भाई? अगर तुमने ट्रायंगल रूल पढ़ा था तो जल्दी से बताओ, ये वाला वेक्टर जो आप देख पा रहे हैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आर ऑफ एक्स जेड। क्या मेरे भाई तुम आर एक्स जेड की वैल्यू लिख पाओगे? आर एक्स जेड वेक्टर जो तुम्हें दिख रहा है, क्या उसको तुम लिख पाओगे मेरे भाई? क्या तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, क्या आर एक्स आई कैप प्लस आर जेड के कैप? स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर हमें ये ड्रॉ करना है? नहीं बेटा, ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3D में फील दिला रहा हूं। ड्रॉ करना हो तो बाद में करते रहना। दोबारा बता रहा हूं, एक और बार सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे एक्स जेड प्लेन में इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैंने यहां से लाइट फॉल किया, तो जब लाइट फॉल करूंगा तो एक्स जेड प्लेन में इसका एक शैडो बनेगा, और उस शैडो का जो लेंथ होगा दैट इज द प्रोजेक्शन इन एक्स जेड प्लेन।
और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो वेक्टर है यही वो शैडो है। अगर इसका लाइट फॉल करोगे तो यहाँ पे ये शैडो बनेगा भाई। और ये वेक्टर आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये आरजेड वेक्टर और ये आर एक्स वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आर एक्स चलना है और वाई एक्सिस के अलोंग आरजेड चलना है, तो इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्शन। इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्शन। और अपने आप से दिमाग लगा के सोचिएगा, ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा। इसी तरीके से आपको अगर वाईजेड प्लेन में निकालना होता तो वाईजेड प्लेन में निकालने का मतलब है कि उसके एक्स कंपोनेंट को 0 कर दो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको लिख लो, सवाल को नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या किया करूंगा, हर क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कुछ सवाल होमवर्क में दिया करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लेन आई कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास नोट्स ही नहीं पढ़ रहे। अब क्लास नोट्स क्यों नहीं पढ़ रहे, मैंने ये पूछा तो सर भूल गए। तो ये भूलने वाली जो कहानी है इसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो अब हर क्लास में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाया करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर कल एक्स्ट्रा क्लास है। मैं अभी एक्स्ट्रा क्लास के बारे में थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करूंगा, अभी आप पढ़ाई करें, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस नहीं है, क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना है। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। बस अब आया है मेन ब्रह्मास्त्र। इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र आ गया। ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हैं भाई, ब्रह्मा जी का वरदान। और अगर किसी को एक बार ब्रह्मा जी का वरदान मिल जाए ना तो भाई उसको निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। और ये इस चैप्टर का ऐसा ब्रह्मास्त्र निकल के आया है, सुनिएगा ध्यान से, कि इसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद तुम्हारे वेक्टर की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा। कुछ कहते थे सर मुझे रिजल्टेंट निकालने में दिक्कत आती है, सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ट्रायंगल रूल लगाऊं या पैरेललोग्राम रूल लगाऊं। मैंने कहा बेटा बस रुक जाओ, आज ये पढ़ा दूंगा ना, इसके बाद तुम्हारे जितने भी समस्याएं हैं वेक्टर में, तुम्हारी सारी समस्या रिजॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे ही हमने ये बात बोली तो इतनी देर में चिंटू भैया बोले कि जब ये आपके पास ब्रह्मास्त्र था तो आपने इसको छिपा के क्यों रखा हुआ था। आपके पास जब ऐसा चीज था, ऐसा हथियार था जिससे हमारी सारी चीजों का समाधान हो सकता है, तो आप तो ये पहले ही बता देते। मैंने कहा नालायक, जो सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल हथियार होगा उसको तो सबसे बाद में निकाला जाता है ना। जब हम कोई भी वॉरियर जब मैदान में उतरते हैं तो उनके पास जो सबसे वीक वेपन्स होते हैं पहले उनका यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि भैया सामने वाला जो अगेंस्ट में वॉर कर रहा है वो क्या है। जब पता चलने लगता है कि सामने वाला बड़ा ताकतवर है तब जाकर के वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स को बाहर निकालते हैं। अगर मैं पहले ही दिन तुम्हें ये वाला वेपन दे देता, अगर मैं तुम्हें पहले ही दिन ये वाला वेपन दे देता तो तुम क्या ट्रायंगल रूल पढ़ते, क्या तुम पैरेललोग्राम रूल पढ़ते? तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं। लेकिन उनको पढ़ना और उनको समझना भी जरूरी है, तभी तो हमें रिजल्टेंट समझ में आएगा। अब देखना क्या आपको कंपोनेंट्स करना आ गए हैं। अगर कोई भी वेक्टर दिया हो और उसका एंगल दिया हो आपको एक्स वाई जेड के साथ, क्या आप उसके एंगल निकाल पाएंगे? तो देखिए भैया अब यहां पर फोकस करिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वैसे तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इससे पहले भी जिक्र किया था, आज फिर से जिक्र करने जा रहा हूं। अगर आप किसी वेक्टर को तोड़ के कंपोनेंट फॉर्म में लिख पाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और मेरे पास जो बी वेक्टर है वो ऐसे लिखा हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मैं किसी भी वेक्टर को तोड़ के कंपोनेंट फॉर्म में लिख पाता हूं, जो कि मुझे आता है, मैंने कंपोनेंट करना सीख लिया है, तो उस केस में मुझे वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता भाई साहब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू बताओ,
तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ऐड करते समय याद रखना इज्जत क्या देनी है, एक्स कंपोनेंट को साथ एक्स के साथ ऐड करेंगे, वाई को वाई के साथ ऐड करेंगे और जेड को जेड के साथ ऐड करेंगे। समझे इस बात को? क्या करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि ax को by के साथ ऐड कर दिया और by को az के साथ ऐड कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन जब लिखा, जब मैंने a और b को ऐड किया तो मैंने यहाँ पर x कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, y को ऐड कर दिया, सिमिलरली z को ऐड कर दिया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता कि सर ये बताएं a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, a के कंपोनेंट्स में से b के कंपोनेंट को माइनस करो, लेकिन i में से i को माइनस करेंगे, y में से y को और z में से z को। जैसे कि मैं जब यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जनाब, ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस vy j कैप प्लस az माइनस bz k कैप। अब देखो आपके लिए एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आप इस तरीके से a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल पाए, क्या आपको वेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल गया? क्या आपको यह पता चल गया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या आपको यह पता चल गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या आप ये भी निकाल पाएंगे कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बस। तो देखो अब आपके लिए वेक्टर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हो चुका है बहुत ही आसान। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हो चुका है बहुत ही आसान। अब आज के बाद दिमाग में क्या रखना, जब भी कभी आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए या दो वेक्टर को ऐड करने के लिए पूछा जाए, तो इससे पहले मैं कैसे सोचा करता था, उस फॉर्मूले से सोचता था या ट्रायंगल रूल लगाने की सोचा करता था, ठीक है। लेकिन आज के बाद मैं किस तरीके से सोचूंगा कि मुझे कोई भी वेक्टर दिया हो, सबसे पहले उस वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ूंगा और फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में ऐड या जो भी सब्ट्रैक्ट करना होगा वो करूंगा, ठीक है। ये युग अग्रवाल जो पढ़ा रहा हूं बेटा, उस पर ध्यान दे लो। सर सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव और नॉट? नहीं होता बेटा। कम्यूटेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है? 3+2 की वैल्यू वही हो जो 2+3 की है, तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। देखें ध्यान से, यहाँ पर पढ़े जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक। अपनी बात को मत रखा करें। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर एक सवाल करने जा रहे हैं, सवाल को करेंगे सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। देखें इस सवाल में आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ये कितने वेक्टर तक अप्लाई कर सकते हैं, कितने भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 वेक्टर को ऐड किया है, आपके सामने 10 वेक्टर हो तो 10 को भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पढ़े ध्यान से, देखो ध्यान से देखें, एक पार्टिकल मान लो इस तरीके से ओरिजिन पे रखा हुआ है ये, ठीक, और इसके ऊपर हमने 2 फोर्सेस लगा दिए, इसके ऊपर हमने 2 फोर्सेस लगा दिए। एक फोर्स हमने लगाया F1, एक फोर्स लगाया हमने F1 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर, 37 डिग्री पर, और एक फोर्स हमने लगाया F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन और जो लग रहा है इस दिशा में कितने एंगल पे, 53 डिग्री पर। क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई है? अब आपसे पूछा जा रहा है रिजॉल्व फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो भी आपको फोर्सेस दिए हुए हैं F1 और F2, इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिखना है, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से फोकस करिएगा, आराम से बता, ठीक है। किसमें लिखना है हमें? कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है। क्या ये वेक्टर आपको XY प्लेन में दिखाई दे रहा है? क्या आप F1 वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर पाएंगे? ये दोनों वेक्टर XY प्लेन में ही हैं,
कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन के बाहर नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्या आप F1 और F2 के कंपोनेंट कर पाएंगे? जल्दी से बताएं F1 का कंपोनेंट क्या होगा, करना मैंने कल बताया था। F1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो देखिएगा 10 cos 37 आई कैप, y कंपोनेंट होगा 10 sin 37 j कैप। cos 37 और sin 37 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपके पास 8 आई कैप प्लस 6 j कैप। दोनों ही कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर F2 वेक्टर पूछ लूं आपसे, क्या आप F2 वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर पाएंगे? क्या आप F2 वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर पाएंगे? जल्दी से बताएं। F2 का x कंपोनेंट क्या लिखेंगे? 25 cos 53 आई कैप। एंगल x एक्सिस के साथ 53 बना हुआ है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उसके अलोंग वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, उसके अलोंग वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है। बहुत बढ़िया। y कंपोनेंट क्या लिखेंगे? -25 sin 53 j कैप। माइनस क्यों लगाया समझ आ गया होगा। माइनस क्यों लगाया भाई? क्योंकि ये वेक्टर आप देख पा रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 15 आई कैप माइनस के 20 जे कैप। ये भैया ए पार्ट हो गया सर, ये भैया ए पार्ट सॉल्व हो गया। क्या आपको कंपोनेंट करना आ गए हैं? क्या आप F1 और F2 को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब देखना, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है? नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बी पार्ट देखो ध्यान से, क्या पूछा है? नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा नेट फोर्स बताओ, इतनी देर में चिंटू भैया ने बोला सर नेट फोर्स तो 10 + 25 होगा। सर 35 लग रहा है, 35। मैंने कहा ये वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इनका डायरेक्शन अलग अलग है। पहली बात ये समझे कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्या वो नेट फोर्स पूछ रहा है? नेट फोर्स को लिखने का तरीका क्या होता है? बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को आप ऐड कर दें। बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को आप ऐड कर दें। क्या ऐड कर सकते हैं? F1 और F2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या आ रहा है। 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप। 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप। ये देखिए सवाल खत्म हो गया। आज आपके लिए वेक्टर्स को ऐड करना कितना आसान हो गया। अगर आपको कंपोनेंट करना आता है, यही है ब्रह्मास्त्र। रिजल्टेंट निकाल लिया भैया हमने। नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे नेट फोर्स का? क्यों मेरे भाई, क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे इस फोर्स का? कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। और ये स्क्वायर वगैरह आपको करना आता है। सॉल्व करें, बताएं क्या आ रही है वैल्यू। बहुत बढ़िया। यहां पर ये वैल्यू आ रही है 725 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिएगा ये तो सी पार्ट हो गया। डी पार्ट में क्या पूछा गया? फोकस करें। डी पार्ट में क्या पूछा गया? एंगल मेड बाय द नेट फोर्स विद द एक्स एक्सिस। एंगल मेड बाय द नेट फोर्स विद द एक्स एक्सिस। आपके पास क्या नेट फोर्स आ चुका है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाओ, क्या तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे? देखना, मैं यहाँ पर नेट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्स कंपोनेंट 23 आ रहा है, एक्स कंपोनेंट 23 आ रहा है, प्लस के 23 आ रहा है, तो ऐसे बना दे।
ये हो गया 23 और y कंपोनेंट कितना आ रहा है 14 प्लस या माइनस प्लस या माइनस प्लस या माइनस माइनस आ रहा है तो उसको लगा दें आप नीचे। ये रहा 14। ये उस नेट फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट किए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये तो आपको रिप्रेजेंट करना आता ही होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स इधर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं ये चिंटू भैया ही है, मिल गए हमें चिंटू भैया, कि सर आपने माइनस साइन नहीं लगाया। अबे जब एरो रिप्रेजेंट कर दिया तो माइनस साइन क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। अब देखना यहाँ पर एंगल किसके साथ पूछा गया है आपसे, एंगल विद एक्स एक्सिस पूछा गया है। एक बात बताओ, मान लो ये एंगल थीटा है, क्या तुम ये एंगल निकाल पाओगे? क्या तुम ये एंगल निकाल पाओगे? जल्दी से बताओ मुझे। तुम्हें यहाँ देख करके समझ में आ रहा हो शायद कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाली जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, क्या आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं आगे, इस वाले को यहाँ पर? तो आप खुद देख करके बताएं यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे। टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर लेंथ, और ये परपेंडिकुलर लेंथ ही आपकी 14 है और ये लेंथ है 23। तो मैं यहाँ पर ये एंगल कैसे लिखूंगा, देखें ध्यान से। टेन थीटा बराबर एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है, तो टेन थीटा बराबर ये वाला कंपोनेंट कितना 14 और ये वाला कंपोनेंट कितना 23। ये मैंने 14 कैसे लिखा ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। इस 14 को आप यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। 14 और ये रहा आपका वेक्टर, स्ट्रेट लाइन में बना देते हैं एक बार। देखिए समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ 14 है और ये लेंथ कितनी है 23। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये आपने फॉर्मूला दिया ही नहीं था। बेटा पढ़ लो, पढ़ लिया करो तुम लोग, है ना। ये इतना टाइप करने में जो दिमाग रहता है ना, इस चक्कर में तुम्हें याद नहीं रहता। क्या मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई थी कि टेन थीटा बराबर वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट होता है? क्या ये बात मैंने बेटा नहीं बताई थी? प्रशांत फालतू के मैसेज टाइप मत किया करो। ये प्रशांत वशिष्ठ, मेरी बातें ध्यान से सुना करो, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर टेन थीटा बराबर मैं आर वाई अपॉन आर एक्स लिख सकता हूँ। ये मेरे पास एंगल आ गया। अगर इसी एंगल को मैं यहाँ पर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा इसी एंगल को, टेन इनवर्स ऑफ 14/23। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर अगला पार्ट आपसे क्या पूछा गया है। ई पार्ट बताओ, ई पार्ट क्या पूछा गया है? ई पार्ट जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या पूछा गया है। ई पार्ट क्या पूछा गया? F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो जैसे ये सवाल आता है तो अपन को लगता है अरे यार यहाँ तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस तरीके के दिमाग में सवाल आते हैं। लेकिन आप इसको कंपोनेंट से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर F1 और F2 का कंपोनेंट पता है तो क्या आप F1 माइनस F2 वेक्टर निकाल सकते हैं? F1 माइनस F2 वेक्टर निकाल सकते हैं? जल्दी से बताएं F1 माइनस F2 वेक्टर क्या आ रहा है आपका। मैं अगला सवाल सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। डी पार्ट, डी ए कौन सा है? ये ई पार्ट, सॉरी। अगर मैंने आपसे पूछा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या आएगी?
कितनी आ रही है भाई? देख वेक्टर बताओ, वेक्टर 8 में से 15 को माइनस करोगे, 8 माइनस 15 तो माइनस के 7 आई कैप प्लस 26 जे कैप, माइनस के 7 आई कैप प्लस 26 जे कैप। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक और बात बताओ मुझे, यहां पर क्या मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। कितनी आ रही है वैल्यू? क्या सेम आ रही है क्या भाई? क्या वही आ रही है जो पिछले केस में आ रही थी? ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 725 न्यूटन, 725 न्यूटन। मैथमेटिकली सॉल्व करने पर सेम आ गई है क्या? जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए। इस केस में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेम आए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वेक्टर को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपसे 3D में ये वेक्टर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, कुशांक वर्मा बेटा मुझे पता है, आप मुझे प्लीज ना बताएं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखें, टाइप ना किया करें, नहीं तो बेटा मैं एग्जिट कर दूंगा। क्या मतलब है? सुना करो बेटा मेरी बात को। तुम एक ही मैसेज पता है पिछले 15 मिनट से टाइप किए जा रहे हैं। ये जो तुम्हारा की बटन है ना, ये टूट के बाहर निकल जाएगा, इतना टाइप करोगे। एक स्टूडेंट कह रहे हैं माइनस के 26 जे कैप आएगा। अरे भाई देखो, इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 माइनस ऑफ माइनस 20, 26 जे कैप हो जाएगा। अब देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एफ पार्ट, जल्दी से सॉल्व करें। फाइंड द थर्ड फोर्स सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द थर्ड फोर्स सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सुने ध्यान से, आज के बाद याद रखना, इस तरीके की चीजें बहुत यूज होंगी। अगर सवाल में बोल दिया इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है कि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमसे यहाँ पे बोला गया कि तीसरा फोर्स क्या होना चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, F3 वेक्टर मेरे लिए अननोन है, इन तीनों का वेक्टर समेशन, मतलब इन तीनों को जब ऐड करें तो इन तीनों का वेक्टर समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। आप F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप, 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप। तो देखना यहां पर वो वैल्यू पुट कर रहा हूं, 23 आई कैप माइनस के 14 जे कैप प्लस F3 वेक्टर, इसको कर दिया जीरो। क्या यहां से आपके पास F3 की वैल्यू आ जाएगी? बताएं जल्दी से, F3 की वैल्यू कितनी आएगी? उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के 23 आई कैप प्लस के 14 जे कैप न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आज के बाद जब भी बोला जाए कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है उस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम जीरो कर दो। सवाल को समझे, सवाल में बोला गया कि 3 फोर्स लग रहे हैं, तीसरे फोर्स के बारे में अपन को नहीं पता। 2 फोर्सेस के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 2 फोर्सेस के बारे में जनाब यहाँ दिया हुआ है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। तीसरे फोर्स के बारे में नहीं पता। आपसे पूछा गया कि तीसरा फोर्स क्या होना चाहिए, तीसरा फोर्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर ये होगा। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब देखना इसका एक और पार्ट, ये तो था एफ पार्ट। क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट बॉडी कैन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। बॉडी किसके अलोंग मूव करे? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे। इसका मतलब क्या हुआ ये बताएं। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो उसका कौन सा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? बहुत बढ़िया, उसका वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए।
उसका क्या जीरो होना चाहिए, y कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब आपने f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर किया था तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही थी, 23 i कैप माइनस के 14 j कैप। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बॉडी x एक्सिस के अलोंग मूव करे, y एक्सिस के अलोंग मूव ना करे। तो एक बात बताओ, क्या हमें इस कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा, क्या हमें इस कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा? अगर इस कंपोनेंट को जीरो करना है तो ये जीरो कब होगा? अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरा जो तीसरा फोर्स है अगर वो प्लस के 14 जे कैप हो जाए, तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये प्लस के 14 जे कैप हो गया तो इन दोनों का समेशन जो है क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि बोला कि बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। अगर बॉडी एक्स के अलोंग मूव कर रही है तो वाई कंपोनेंट को जीरो कर दो, वाई कंपोनेंट को क्या कर दो, जीरो। अगर बोला जाता है कि ये बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो आपका आंसर क्या होता भाई? अगर ये बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो आपका आंसर क्या होता? अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो उस केस में मेरे भाई क्या एक्स कंपोनेंट को जीरो करना पड़ता? अगर एक्स कंपोनेंट को जीरो करना है तो ये प्लस के 23 लिखा हुआ है तो मैं वहां पे लिख देता माइनस के 23। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर अगर हम स्टाइल में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि 14 न्यूटन का फोर्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस लगा दो कि बॉडी अपने आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट किए, दोबारा से घर जाकर के सॉल्व करिएगा। वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है और कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या ये मिनिमम वैल्यू होगी? बिल्कुल बेटा, ये मिनिमम वैल्यू होगी। इससे कम फोर्स लगा के तुम वाई कंपोनेंट को जीरो कर सकते हो क्या? -14 को काटने के लिए +14 ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट। 3 फोर्सेस दिए हुए हैं F1, F2 और F3 और तीनों फोर्सेस कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए। 3i कैप 4j कैप माइनस के k कैप, 2a 3k कैप, b -2 6k कैप। body is in equilibrium, find the value of a, b and c। यहाँ पर a, b और c ये अननोन है, ये क्या है, अननोन है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि इनकी वैल्यू बता दो क्या होगी। क्या आप यहाँ पर a, b और c की वैल्यू निकाल पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? क्या मेरे भाई ये सवाल बहुत टफ है क्या? क्या ये सवाल देखते ही छोड़ दोगे क्या? क्या ऐसे सवाल आपके लिए करना बहुत टफ है क्या? अगर आपको बोल दिया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जनाब क्वेश्चन सुनिएगा, अगर आपको बोल दिया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या मैं इन तीनों फोर्सेस को ऐड कर दूं? ऐड करना मैंने सिखाया था, जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो ऐड करना बहुत आसान है। एक्स, सारे एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 + bi कैप, 5 + bi कैप। बहुत बढ़िया, ऐसे ही इन कंपोनेंट्स को जोड़ दो। जैसे आप जे कंपोनेंट्स को जोड़ोगे मेरे भाई, जे कंपोनेंट को जोड़ोगे, जे को जे के साथ ही जोड़ना है, जे को जे के साथ ही जोड़ना है, जे को के साथ मत जोड़ देना मेरे भाई। तो यहाँ पर बताओ क्या लिखोगे इनको जोड़ने पर? यहाँ पे लिखोगे आप 2 + a जे कैप प्लस, इसी तरीके से सिमिलरली इन कंपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे, इन कंपोनेंट्स को ऐड करने पे मेरे भाई क्या लिखोगे, ये -1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 + c k कैप, 2 + c k कैप। अब जरा ध्यान से देखना, मुझसे क्या बोला है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स जीरो होना होता है। नेट फोर्स कब जीरो होगा? नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब उसका x कंपोनेंट भी जीरो हो, y कंपोनेंट भी जीरो हो और z कंपोनेंट भी जीरो हो। मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोल दे कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा क्या कि 5 + b की वैल्यू जीरो,
यहां से b की वैल्यू जनाब -5। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर निकाल चुके हैं। 2 + a बराबर 0। यहां से a की वैल्यू जनाब -2, a की वैल्यू -2, और यहाँ पे 2 + c बराबर भी 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी आ गई -2। क्या आप लोगों को समझ में आया हमने क्या किया? इस नेट फोर्स को जीरो करने के लिए उस फोर्स के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, क्या तीनों को जीरो कर दो। आप देख पा रहे हैं कि ये फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत आसान। क्या ये सवाल चूरन है? क्या ये सवाल चूरन है मेरे भाई? क्या ये सवाल चूरन है? सस्ता वाला चूरन है बिल्कुल। ऐसे सवाल जैसे ही मिलेंगे क्या देखते ही छोड़ दोगे? ये बाबा रामदेव का चूरन है भाई। चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। ये आंसर्स आपके आ चुके हैं, तैयार रहा करें, बिल्कुल हाथ में पेन रखा करें, आंसर निकालने के लिए एकदम तैयार। ये देखें ध्यान से, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले। देखो एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है F3, ठीक। देखो जो फोर्स F1 है ये फोर्स y एक्सिस के अलोंग लग रहा है। किसके अलोंग लग रहा है? y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया हुआ है। क्लियर? ये फोर्स जो F2 है, F2, ये फोर्स लग तो x एक्सिस के अलोंग रहा है, लग तो x एक्सिस के अलोंग रहा है, लेकिन आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ। क्लियर? और जो फोर्स F3 है उसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, और वो इधर कहीं लग रहा होगा। ये तो बता दिया इधर कहीं लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन नहीं बताया, मतलब ये एंगल आपको नहीं दिया। तो अब आपके लिए जो सवाल है वो सवाल क्या है? फाइंड ए पार्ट F2 का मैग्नीट्यूड और बी पार्ट एंगल मेड बाय F3, एंगल मेड बाय F3 with x axis, एंगल मेड बाय F3 with x axis। सवाल पढ़ लीजिएगा। बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जल्दी से सॉल्व कर, क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार। F2 जो फोर्स है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है। एरो से देख करके समझ में आ जाना चाहिए। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे ही ऐसा सवाल दिखाई दे, क्या हमें उसके कंपोनेंट कर लेने चाहिए? क्या हमें उसके कंपोनेंट कर लेने चाहिए? काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। देखें ध्यान से, जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं आराम से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखना। क्या मैं यहाँ पर F1 वेक्टर को, क्या मैं यहाँ पर F1 वेक्टर को 10 न्यूटन जे कैप लिख सकता हूँ? क्या 10 न्यूटन जे कैप लिख सकता हूँ? सोच के बताओ मेरे भाई। क्या यहाँ पर F1 को 10 न्यूटन जे कैप लिखा जा सकता है? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ मेरे भाई? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, क्या ये y एक्सिस के अलोंग लग रहा है? क्या ये फोर्स y एक्सिस के अलोंग लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे जनाब अगर ये पूछ लूं कि F2 फोर्स बताओ क्या होगा, अगर मैं पूछ लूं F2 फोर्स क्या होगा, तो देखो F2 का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, तो उसको मैग्नीट्यूड को F2 ही मान लेते हैं, लेकिन इसके आगे क्या लगाएंगे? क्या आई कैप लगाएंगे भाई? क्या आई कैप लगाएंगे भाई? क्या आई कैप लगाएंगे मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अब आते हैं F3 पर, अब आते हैं जनाब F3 पर। एक बात बताओ, F3 ये तो दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन क्या इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है? अरे भाई क्या एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ दिया है मेरे भाई? नहीं दिया। तो क्या करूं? तो क्या करूं? मान लेता हूं, मान लेता हूं कि ये जो एंगल है मेरे भाई, ये जो एंगल है मेरे भाई, ये एंगल थीटा है। अरे मानने में क्या जा रहा है? तुम्हारे घर से थोड़ी ना कुछ जा रहा है। जो नहीं दिया उसे मान लो, जो नहीं दिया उसे मान लो। मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल क्या है? थीटा। क्या तुम F3 के कंपोनेंट कर पाओगे? क्या तुम यहाँ पे F3 के कंपोनेंट करके लिख पाओगे?
जल्दी से बताओ F3 के कंपोनेंट क्या लिखो, लिख करके बताओ मुझे। माइनस के 20 cos थीटा आई कैप और प्लस के 20 sin थीटा जे कैप। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है कि देखना ध्यान से, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इसका जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा 20 cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा 20 sin थीटा। ये प्लस के होगा या माइनस के होगा? गलती हो गई है भाई, देखना ध्यान से, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, लिख तो लिया सर कंपोनेंट फॉर्म में, इसका क्या करें, घर ले जाएं क्या? नहीं बेटा, एक बात बताओ, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा? क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 लिखा जा सकता है? क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 लिखा जा सकता है? देखें, क्या हम तीनों फोर्सेस को ऐड कर दें? ऐड करते समय ध्यान रखिएगा किस बात का, कि आई कंपोनेंट को आई के साथ ऐड करिएगा, आई कंपोनेंट को आई के साथ और जे कंपोनेंट को जे के साथ। जल्दी से बताओ ऐड करने पर क्या आएगा? यहां से जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे? F2 माइनस 20 cos थीटा आई कैप, और y कंपोनेंट बताओ क्या लिखोगे? y कंपोनेंट लिखोगे 10 माइनस 20 sin थीटा जे कैप। क्या ये आ गया? क्या ये आ चुका है तुम्हारे पास? जल्दी से देखें ध्यान से। अब एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तभी संभव है जब इसका x कंपोनेंट भी 0 हो और y कंपोनेंट भी 0 हो। x कंपोनेंट भी 0 हो और y कंपोनेंट भी 0 हो। तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे y कंपोनेंट को 0 करूं, अगर 10 माइनस 20 sin थीटा को अपन ने लिख दिया 0, 10 माइनस 20 sin थीटा को अपन ने लिख दिया 0, तो यहां से तुम्हारे sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। मतलब थीटा कितना आ गया मेरे भाई? 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया मेरे भाई? 30 डिग्री। अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो मुझे लगता है तुम्हें F2 भी पता चल गया, मुझे लगता है तुम्हें F2 भी पता चल गया है, क्योंकि तुमको ये पता है कि इसका x कंपोनेंट कितना है मेरे भाई? F2 माइनस 20 cos थीटा। क्या ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए? क्या ये वैल्यू भी मेरे भाई 0 होनी चाहिए? तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाती है 20 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू है मेरे भाई 30। देखो बेटा, F2 की वैल्यू आ गई 10√3 न्यूटन। क्या लग रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखना ध्यान से, बढ़िया, एक बार फिर से समझाऊंगा। मैंने कहा कि जो F3 फोर्स है वो सपोज इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, इस थीटा की वैल्यू 30 आ गई, इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 30 डिग्री आ गई है। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया? तीनों फोर्सेस को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूरे समय यही टाइप करते रहते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर क्या किया? तीनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और तीनों फोर्सेस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद x कंपोनेंट को भी 0 करने का और y कंपोनेंट को भी 0 करने का। x कंपोनेंट को 0 किया, y कंपोनेंट को 0 किया, यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई। क्या ये बात समझ आ गई तुम्हें? इसका एक और मेथड बता रहा हूं, देखना, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा लेकिन हमेशा क्लिक नहीं करता। क्या? देखो, ये तुम्हारे पास फोर्स क्या दिया हुआ था? F1 जो था 10 न्यूटन। ये फोर्स तुम्हें क्या दिया हुआ था? F2 जिसके बारे में नहीं पता, और एक फोर्स और था आपका F3, वो इधर कहीं लग रहा था। ठीक है, अगर इन सब का वेक्टर समेशन 0 है तो ये तीनों फोर्सेस आपस में मिलकर के क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना, ये आपस में मिलकर के क्लोज लूप फॉर्म करेंगे।
देखना यहाँ पर मैं इस F1 को आगे शिफ्ट कर रहा हूं, देखें ये जो आपको F1 वेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या इस F1 वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं? ये आपका F1 वेक्टर, बहुत बढ़िया। बताओ ध्यान से मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा गरीबों। ये F1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। आपको एक बात पता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का वेक्टर समेशन 0 है। अगर इन तीनों का समेशन 0 है तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर को सेम सेंस में अगर मैं जोड़ दूं, सेम सेंस में अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा? क्या वो ट्रायंगल बनाएगा? तो देखना ध्यान से, यहां पर जो तीसरा वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो वेक्टर ऐसे बनेगा और ये वेक्टर तुम्हारा F3 हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें 20 न्यूटन दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें 20 न्यूटन दिया हुआ है। देखो ध्यान से, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन तीनों का वेक्टर समेशन 0 होना चाहिए। वेक्टर समेशन 0 तभी हो सकता है जब इन तीनों वेक्टर्स को ऐड किया जाए सेम सेंस में। सेम सेंस में ऐड करने का मतलब क्या है? एक वेक्टर का टेल दूसरे के हेड से, दूसरे का टेल तीसरे के हेड से। तो हमने वही किया यहाँ पर। ये जो F3 वेक्टर है इसको शिफ्ट करके ऊपर ले गए, F1 को इधर ले गए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बस बेटा सवाल खत्म। तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 20 है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 20 है, ये 10 है। क्या तुम F2 का मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? क्या तुम F2 का मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? तुम्हें देखते ही समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से 20 का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 10 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यहाँ से F2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 300। मतलब F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10√3। देखे ध्यान से, मेथड नंबर 2, एंगल निकालना है तो एंगल भी आप देख सकते हैं। मान लो अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा हुआ, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा हुआ, तो जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? 10/20, 10/20। तो यहाँ पर जब साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली 10/20 करके 1/2, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी? 30 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई? आराम से देखिएगा दोबारा से, जिन गरीब भाई लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल बहुत आसान, सवाल बहुत आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट करना आना चाहिए। देखो ये वाला मेथड ऐसा मेथड है जो हमेशा क्लिक करेगा, क्योंकि कंपोनेंट करना आता है, कंपोनेंट करना आता है तो इस मेथड को आप हमेशा लगा सकते हैं। ये मेथड क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्लिक कर दे, है ना, लेकिन आपको अगर आता है तो आप समझ पा रहे हो। आपको दोनों ही चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियरली? चलिए आगे बढ़े भाई। पांच मिनट बाद अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए बता देता हूँ। कल भैया एक्स्ट्रा क्लास है आपकी 10 बजे से 12 बजे तक। मैं हैंडआउट में वैसे लिख दूंगा 10 से 12 बजे तक आपकी कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी मॉर्निंग में, संडे एक्स्ट्रा क्लास। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात आपको याद रहेगी? क्या कल की क्लास अटेंड करनी है? जरूर करनी है भैया। अगर कल की क्लास मिस कर दी तो वेक्टर उड़ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। ओके, चलिए भाई, अब देखिएगा ध्यान से। इस तरीके के जो सवाल हैं, जैसे अभी हमने किए, इस पे एक सवाल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, वो आपको घर से करके लाना है। ठीक? हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, क्या दिखाई दे रहे हैं? एक बात बताओ, इन वेक्टर्स को क्या बोलोगे? इन वेक्टर्स को क्या बोलोगे मेरे भाई? इन वेक्टर्स को क्या बोलोगे? क्या ये वेक्टर तुम्हें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं?
क्या ये वेक्टर तुम्हें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका डायरेक्शन क्या हो, जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो देखो मैथमेटिकल वे में कैसे लिख सकते हैं? देखो अंग्रेजी में तो ऐसे लिखोगे डायरेक्शन सेम, ये तो अंग्रेजी में लिखोगे, लेकिन मैथमेटिकली इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? क्या यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं ए कैप का जो यूनिट वेक्टर है, ए कैप का जो यूनिट वेक्टर है और बी का जो यूनिट वेक्टर है, क्या ये बराबर होने चाहिए? क्या ये बराबर होने चाहिए? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। क्या मेरी बात, ये बात समझ आई मेरे भाई? मुझे नहीं लग रहा ये बात समझ आई तुम्हें। ओ मेरे गरीबों भाई बहनों, क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आज तक तो हम अंग्रेजी में लिखते थे डायरेक्शन आर सेम, लेकिन जिसको पता है कि डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो वो आज के बाद ये भी बोल सकता है कि ए कैप का यूनिट वेक्टर बी कैप के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलो एक और चीज पूछ लेता हूं तुमसे, यहीं पे चलते फिरते, कि मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। इस समय आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे दिखाई दे? इस समय आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अंग्रेजी में तो ऐसे लिखोगे डायरेक्शन अपोजिट। यूनिट वेक्टर में मुझे लिख करके बताओ भाई। बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो ए कैप है, क्या वो माइनस के बी कैप के बराबर होगा? जो ए कैप है वो माइनस के बी कैप के बराबर होगा। ओहो, नहीं आई मेरी बात समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब ये बात तुम्हें याद रखनी है, ये अभी तुम्हें, ये ब्रह्मास्त्र है, अभी काम आएगा, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। क्या ये बात याद रहेगी तुम्हें? क्या ये बात तुम्हें याद रहेगी मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखना, एक सवाल है, सवाल को पढ़ें, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखें। सवाल को पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक फोर्स है 25 न्यूटन का, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन दिया हुआ है, इज एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, और ये फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल लग रहा है। हमसे पूछा कि बताओ फोर्स वेक्टर क्या होगा। सवाल को समझने की कोशिश करें। एक फोर्स जो कि इस वेक्टर के पैरेलल लग रहा है, मान लो, एक बात बताना मुझे कि अगर मुझे कोई भी फोर्स वेक्टर लिखना हो तो मुझे क्या चाहिए? अगर कोई भी फोर्स वेक्टर या कोई भी वेक्टर लिखना हो तो मुझे क्या चाहिए जनाब? बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखना हो तो मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए? क्या मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए? क्या मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए? बहुत बढ़िया। देखना ध्यान से, कुछ लोग आंसर गलत भी दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैग्नीट्यूड मुझे 25 न्यूटन दिया हुआ है और डायरेक्शन कहां से मिलेगा? यहां से। सवाल को समझने की कोशिश करें कि मान लो एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ था 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप, मान लो ये वेक्टर ऐसे था, ठीक, और एक फोर्स वेक्टर है जो कि फोर्स वेक्टर इसी के पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा। क्या आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना आता है? यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से। एफ कैप 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ये तो वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? क्या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेक्टर आ जाता है 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप अपॉन 5।
अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इस वेक्टर को अगर मैं बी बोल दूं, मान लो इस वेक्टर को मैं ए बोल देता हूं, हटाओ ए वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ऊपर वाली बात याद करो, जो ए का कैप होगा क्या वही एफ का कैप होगा। ए के ऊपर अगर टोपी पहना दे तो ये टोपी उसी के बराबर होगी जो एफ के बराबर। क्या आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया है? क्या आपको मैग्नीट्यूड पता है? तो बताओ फोर्स वेक्टर कैसे लिखोगे? 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 i कैप माइनस के 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। क्या ये बात समझ आ रही है? 5 से 5 आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये। इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो क्या? 15i कैप माइनस के 20j कैप न्यूटन। क्या भाई तुम्हें नहीं लग रहा समझ आए? क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या बहुत आसान था? क्या मेरे पास फोर्स वेक्टर आ चुका है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये 5 कहां से आया? अरे भैया इनको बताओ ये 5 कहां से आया? जब आप स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना तुम्हें आता है बेटा? यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 25, और रूट 25 को ही बेटा 5 लिखा है। सवाल को देखें, हलवा सवाल है, हलवा सवाल है मेरे भाई, तेरा ही नाम चिंटू रख देंगे। तो देखना ये आ गया 5, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया 25, तो यहां से ये हो गया 100। ठीक है मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? क्या आगे बढ़ा जाए? बहुत बढ़िया, इस बात को याद रखना। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको नोट डाउन करें और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके आना है। एक क्वेश्चन और लिख करके दूंगा, चलिए हैंडआउट में से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैंडआउट में लिख करके दूंगा, सॉल्व करके आने सारे क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एंटी पैरेलल वाला, अपने आप देखना। चलिए रेस पर आ जाते हैं। यस, रेस नंबर 8 के आंसर्स नोट डाउन करें फटाफट, क्विक। रेस नंबर 8 के आंसर्स नोट डाउन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है ABCD ऑल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? एक्सप्रेस V एंड G इन वेक्टर्स फॉर्म। वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इनके कंपोनेंट करना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि इनके कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक, और यहाँ पर आपके सामने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया गया। क्या आपको ये वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है? क्या इसका एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 37 है? ये देखें ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल 37 है। क्या आप इस V के कंपोनेंट कर पाएंगे? क्या आप इस V के कंपोनेंट कर पाएंगे? बहुत आसान सवाल हो गया, हम डायरेक्टली V के कंपोनेंट करके लिख सकते हैं। V का कंपोनेंट क्या लिखेंगे? V cos 37 i कैप प्लस V sin 37 j कैप। बहुत अच्छे, अब देखना यहाँ पे G का भी कंपोनेंट करना है। G है एक्सेलरेशन। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? क्या ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन क्या y एक्सिस के अलोंग है? क्या ये एक्सेलरेशन y के अलोंग है?
तो यहां पर अगर मुझे जी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, माइनस के जी जे कैप, माइनस के जी जे कैप। इसके पास सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ही है क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। ये तो आसान था। दूसरा सवाल देखिएगा, फिर से वही सवाल आ गया, एक्सप्रेस v एंड g इन द वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे इन्होंने x एक्सिस और y एक्सिस चेंज कर दिए। क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ पे इन्होंने बेटा x एक्सिस और y एक्सिस चेंज कर दिए। इनकी जो x एक्सिस है ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है और इनकी जो y एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है। क्या ये आपको देख के समझ आ रहा है? मतलब ये है आपकी x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस और ये है v वेक्टर। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 30 और g तो हमेशा कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रहा g। अब आप ध्यान से देखें, अगर प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं आप तो आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो ऐसे बनेगा ये वेक्टर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्या आप v के कंपोनेंट कर पाओगे? v के कंपोनेंट बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे? v का कंपोनेंट बताओ बेटा, क्या लिखोगे? v x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? x एक्सिस के साथ एंगल 30 दिया हुआ है। अगर x एक्सिस के साथ एंगल 30 है तो उसके अलोंग वाला कंपोनेंट cos थीटा हो जाएगा। तो देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं v cos 30 i कैप और y कंपोनेंट क्या होगा, v sin 30 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब आ जाते हैं यहाँ g पर। g कैसे लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकालोगे भाई? तो मैं शायद देख करके इस डायग्राम में समझ में आ रहा हो कि देखो ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? ऐसे बना देता हूं, देख लेना। ये ऐसा ही तो है भाई प्लेन। ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है भाई, अरे दिया है। ये एंगल 90 है, फोकस करो। अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्या 60 हो जाएगा? ऑब्जर्व करना, ये जो जी वेक्टर है, क्या ये जी वेक्टर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? क्या ये जी वेक्टर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? तो जी के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो। जब मैं जी वेक्टर के कंपोनेंट करूंगा तो देखना एक्स कंपोनेंट क्या लिखूंगा, माइनस के जी कॉस 60 आई कैप और माइनस के जी साइन 60 जे कैप। देखो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो जी वेक्टर है, ये जी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल कैसे निकाला? मैथ से, क्योंकि ये 30 है, ये 90, तो ये 60। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये हो जाएगा जी कॉस 60 और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा जी साइन 60। लेकिन ये कंपोनेंट अलोंग द नेगेटिव एक्स और वाई एक्सिस है। क्लियर? अलोंग द नेगेटिव एक्स और वाई एक्सिस है। क्या हम इस तरीके से कंपोनेंट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल, एक्सप्रेस नॉर्मल फोर्स एंड वेट इन द वेक्टर फॉर्म। देखो पहले मैं बता देता हूं इस सवाल में है क्या। नॉर्मल का मतलब है ये जो आपने इंक्लाइंड प्लेन बताया ना, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये नॉर्मल का मतलब ये वाला एंगल 90 है और जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इस तरीके से देखना, फोकस करना मैं क्या करने जा रहा हूं। वही ज्योमेट्री का गेम है। ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है।
यहाँ पर किसको x और किसको y लिया ये बताओ जल्दी से। क्या उन्होंने इस एक्सिस को x एक्सिस बोला है? देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। और ये एक्सिस है आपकी y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। क्या ये समझ में आ रहा है देख करके? तो देखो W तो ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, तो W को तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, W को देखना ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे W को, जल्दी बताओ। क्या W y एक्सिस के अलोंग है? इसको लिख देंगे माइनस के W जे कैप, माइनस के W जे कैप। ठीक, अब देखना नॉर्मल के कंपोनेंट करने हैं। नॉर्मल ये लग रहा, एक बात बताओ, अगर ये एंगल 37 है तो क्या ये वाला एंगल 37 होगा? और अगर ये एंगल 37 हुआ तो ये एंगल 53 होगा। देखो भाई मैथ्स है, ये एंगल 37 होगा, दो पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, और अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 53 होगा। सवाल खत्म, सवाल खत्म। अब आपको देख के समझ में आ रहा है, ये रहा नॉर्मल फोर्स, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। क्या नॉर्मल फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है? x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। तो बताना नॉर्मल का कंपोनेंट क्या लिखोगे? x कंपोनेंट लिखोगे माइनस के n cos 53 i कैप, y कंपोनेंट क्या लिखोगे? n sin 53 j कैप। देखें ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, फोकस करें, एंगल का गेम है। ये नॉर्मल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो नॉर्मल का x कंपोनेंट हो जाएगा n cos 53, क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल है 53, और इसका जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा n sin 53। क्लियर? अब बी पार्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। बी पार्ट में उन्होंने अपनी x और y एक्सिस को बदल दिया। अब उनकी जो x एक्सिस है वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, और जो y एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर है। सवाल को समझ लें, यहां पर ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है भाई, और यहाँ पे जो वेक्टर है नॉर्मल, अब बताना नॉर्मल किधर लग रहा होगा? क्या नॉर्मल इसी लाइन के अलोंग है? और W इधर लग रहा है। घर पे जाके खुद से करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। एंगल का गेम है बहुत आसान। देखो ये एंगल 37 डिग्री, ये आपकी x एक्सिस। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। क्या नॉर्मल फोर्स अभी y एक्सिस के अलोंग लग रहा है? क्या नॉर्मल फोर्स अभी y एक्सिस के अलोंग लग रहा है? तो जल्दी से बताओ नॉर्मल का कंपोनेंट क्या लिखोगे? क्या मैं इसको एन जे कैप लिख दूं? क्या नॉर्मल के कंपोनेंट को एन जे कैप लिख दूं? बहुत बढ़िया। अब देखना यहां पर जो W है वो इधर लग रहा है, और अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो तुम्हें देखते ही एक बात समझ आ रही होगी। क्या? ये एंगल 37 तो ये एंगल 53 हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। तो बताओ जल्दी से देख करके कि ये W है, इसका x कंपोनेंट क्या लिखोगे? x कंपोनेंट क्या लिखोगे? x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? जल्दी से मेरी हेल्प करें भाई। माइनस के W cos 53 i कैप और माइनस के W sin 53 j कैप, ये आएगा। घर जाके दोबारा से, जिन लोगों को अगर थोड़ा कम भी समझ में आया हो, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है, और मैं क्या बता रहा हूं वो उसको समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। यहाँ पे W इस डायरेक्शन में लग रहा है, x एक्सिस के साथ एंगल 53, तो x एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट हो जाएगा W cos 53, और y कंपोनेंट हो जाएगा ये। क्लियर? sin 53 cos 53 की वैल्यू आपको याद है, sin 53 और cos 53 की वैल्यूज आपको याद है। 5 मिनट और लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई मेरे? बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें फटाफट। Which of the following expression gives a unit magnitude? यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो मैं मान लूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सपोज मैं आर वेक्टर बोल देता हूं। सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल देता हूं, तो बेटा ए ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से। ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? फोकस करना जरा। ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जिन लोगों से सवाल नहीं हुआ बहुत दुख की बात है, तुरंत क्लिक करना चाहिए था। ऊपर आर वेक्टर लिखा है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या मेरे भाई ये देख के तुझे कुछ समझ आई बात? अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हो, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हो, क्या मैं इसको आर कैप बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको आर कैप बोल सकता हूँ? अगर आर कैप बोल सकता हूं तो तुझे पता होना चाहिए आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे भाई। आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो ये ऑप्शन करेक्ट। नहीं आ रही मेरी बात समझ? जो ए ऑप्शन की कहानी है वही कहानी सी ऑप्शन की है। यहाँ पर आपको एक वेक्टर लिखा ए कैप माइनस बी कैप। मान लो ए कैप माइनस बी कैप को अपन पी वेक्टर बोल दें, ए कैप माइनस बी कैप को अपन पी वेक्टर बोल दें, तो अगर तुम सी ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सी ऑप्शन में क्या लिखा है मेरे भाई? ए कैप बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। क्या इसको तुम मेरे भाई पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर लिख सकते हो? क्या ये तुझे यूनिट वेक्टर दिख रहा है? अगर तुझे देख के समझ में आ जाना चाहिए था, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत गरीबी है। देखते ही समझ आ रहा है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या यूनिट वेक्टर देता है? क्या यूनिट वेक्टर देता है? यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। क्लियर है? बी और डी ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। बी और डी ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। बी ऑप्शन में अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो मैं बता दूं क्या? ऐसा सवाल हम क्लास नोट्स में भी कर चुके हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा। तो अगर दो वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वहां पे मैंने आपको कुछ बताया था, उस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा बाई 2। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 2 इंटू 1 कॉस थीटा बाई 2। एंगल कितना है? 120। 120 का आधा करोगे तो 60, तो देखो ये वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है बात? इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये लो भाई बी ऑप्शन। क्या देखो अभी भी मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन भी बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड। देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab cos 60। ऐसा सवाल क्लास नोट्स में कर चुके हैं, देखिएगा क्लास नोट्स को। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। आप इसी को ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? आपको याद होगा अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या? 2 ए कैप साइन थीटा बाई 2। याद है कुछ? 2 इंटू साइन 30। 2 इंटू साइन 30, यहां से वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सी पार्ट का एग्जांपल दो सर। अरे भाई बहुत गरीब हो क्या अंकित? क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ए कैप माइनस बी कैप को बी वेक्टर बोल दूं, ए कैप माइनस बी कैप को अगर मैं पी वेक्टर बोल दूं, तो ये आपके सामने पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। और पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड क्या पी कैप होता है? ये फॉर्मूला कहां से आया? वहां से आया, याद करना। मैंने ये क्लास नोट्स में लिखवाया था स्पेशल केस बना के। अगर दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है 2a साइन सॉरी cos थीटा बाई 2। वेलोसिटी वाले केस में बताया था, देखना ध्यान से।
ओके, तो देखो ये हमने डिस्कस कर लिया रेस, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई, बीबी और डीबी। आपको चेक करना है कि यहाँ पर किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना रहा है। चलिए शीट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत आसान है, ये तो आपसे हो ही गया होगा। बहुत अच्छे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 32 सवाल। क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। ये सवाल देखना क्या बोला गया। A bullet is found to move at an angle of 37 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। पहले तो इस बात को समझें, फायरिंग की गई है भैया, गोली बारूद, एक बुलेट को फायर किया गया इस डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है। पहले इस बात को समझें क्वेश्चन को। अब क्या बोला कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन कितना है, 10 इस डायरेक्शन में। उससे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बताना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बताना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। एक बात बताओ बेटा, अगर ये एंगल 37 है, ये वाला एंगल, तो क्या वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी 37 होगा? देखना ध्यान से, क्या ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा? अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 53। मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है, किसके अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग। क्या ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल 53 बना रहा है? क्या ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल 53 बना रहा है? तो देखना कंपोनेंट क्या लिखूंगा, 10 cos 53, ये वाला कंपोनेंट। कौन सा मेरे भाई, ये वाला कंपोनेंट 10 cos 53। एक बात बताओ, ये जो 10 cos 53 कंपोनेंट आपका है, ये क्या वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट आ रहा है? जैसे एक्स एक्सिस में अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आता था तो वहां पे आप माइनस लगाते थे, तो यहां लगा दो माइनस। योर आंसर विल बी व्हाट, माइनस के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा से देखिएगा जिन लोगों से नहीं हुआ था, मैंने ये निकाला कि एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। माइनस क्यों लगाया? एक गरीब भाई पूछ रहे हैं कि सर आपने माइनस क्यों लगाया, कोई बताएगा इनको माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट आ रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट आ रहा है। सो अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया था, जैसे बोलते हैं ना अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट बताओ, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिट है इसलिए माइनस आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो चूरन सवाल है, ये तो देखते ही हो गया होगा भाई लोगों से, ये सवाल तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा O2 के जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में डिस्कस होगी। मैं आपको हैंडआउट में 2 से 3 सवाल दूंगा, ठीक है? हाँ बेटा जय जैन, मुझे पता है टाइम हो गया है, ठीक है? और इसके अलावा जो भी होमवर्क है बेटा, वो होमवर्क मैं लिख करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग वो लोग सॉल्व करके आए। अच्छा अच्छा, हाँ अभी S1 के 2 सवाल बच गए, उन S1 के 2 सवालों को आज आप फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है? उन S1 के 2 सवालों को मैं कल फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा? चलिए कल मुलाकात होगी, याद रखिएगा टाइमिंग 10 से 12 संडे एलिन प्लस पे ही आपकी क्लास होगी। तो चले मीटिंग ओवर की जाए। हैंडआउट में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आपको,
जो होमवर्क है वो भी बता दूंगा, उसी हैंडआउट में मैं एंड में आपका होमवर्क लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, एफर्ट करो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने का, बिल्कुल बिंदास रहो, मस्त रहो। देखो अनम्यूट तो नहीं करूंगा, क्योंकि अनम्यूट करने से क्या होता है कि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं यहाँ 6 घंटे सोता हूँ, क्या ये सफिशिएंट है? बेटा आप कितने घंटे सोते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, आप पुराने चैप्टर जो आपको पढ़ा दिए गए उनका रिवीजन करते हैं, आज क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं उनको आप दोबारा करते हैं, आपको नोट्स की सारी चीजें आती। अगर ये आप सारा काम 2 घंटे में कर लेते हैं तो आप कुंभकर्ण की तरह 15 घंटे भी सोए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना सोते हैं। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स को देखा है जिन्होंने ऑल इंडिया में रैंक 400 500 के अंदर लेकर आए हैं, और पता है कितना सोते थे? 8 8 9 9 घंटे, रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी। लेकिन जितनी देर वो पढ़ते थे बहुत शिद्दत से पढ़ते थे, उनके 5 घंटे और एक नॉर्मल स्टूडेंट के 8 घंटे बराबर होते थे। वो 5 घंटे में इतना रिगरस वे में स्टडी करते थे कि सब कुछ कवर कर लेते थे। तो कितने आवर्स सो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें और रिवीजन करें। ठीक है भाई। रचित पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स का सैंपल पेपर, बेटा सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, बताया टेस्ट से पहले मिल जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वी आर टू मच कंसर्न। ठीक है, सैंपल पेपर आपको मिलेगा, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर डेट है, उसी को मिलेगा। क्लियर? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जो आज आप होमवर्क देंगे क्या वो मंडे को डिस्कस करेंगे? नहीं भाई, कल ही डिस्कस करूंगा। मैं आज ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा होमवर्क दूंगा। तो अगर मैंने आज का होमवर्क कल डिस्कस नहीं किया तो आपके पास बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी आज होमवर्क दूंगा उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, याद रखना इस बात को। और आज जो आपको ब्रह्मास्त्र बताया है ना, इसको पढ़ने के बाद आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा पढ़ना है, जो चीज समझ में नहीं आए उसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर से देखनी है। क्लियर भाई? ओके, ध्यान रखिएगा अपना। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं आदित्य आनंद की संडे को भी सर ने नहीं छोड़ा। बेटा तुम आईआईटी की तैयारी मत करो, पिताजी को बोल दो कि दुकान वुकान खुलवा दें तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए मीटिंग ओवर करें।